हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के ऑनलाइन वाले पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ, यानी सीटेट के जो भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं उनमें साइंस के जो भी क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला साइंस का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। S1 में लिखा है दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। S2 में लिखा है इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब बताना है कि कौन से सही हैं। तो इसमें S1 और S2 दोनों ही सही लिखे हुए हैं, और S2 S1 की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है वे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करता है। तो S1 और S2 दोनों ही सही लिखे हुए हैं, और S1 के लिए S2 सही व्याख्या है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिखा है अभिक्रिया 1 में बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया 2 में लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो अभिक्रिया 1 में लिखा है कि बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान दोहरे विस्थापन प्रक्रिया को इंगित करता है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है R1। तो R1 तो हो गया द्विविस्थापन। और अभिक्रिया 2 में क्या लिखा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके परिणाम स्वरूप मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक एकल उत्पाद बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? संयोजन प्रक्रिया के रूप में जाना जाएगा, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। R1 है द्विविस्थापन और R2 है संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 में लिखा है भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होते हैं। S2 लिखा है भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता। अब बताना है कि कौन से विकल्प सही हैं। तो सबसे पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना आवश्यक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और ये उत्क्रमणीय भी हो सकता है, अनुत्क्रमणीय भी हो सकता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? जब एक रासायनिक पदार्थ एक या अधिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि नया पदार्थ बनता है, तो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें S1 असत्य है, क्योंकि इसमें लिखा है कि भौतिक परिवर्तन सदा ही उत्क्रमणीय होते हैं, तो वे अनुत्क्रमणीय भी हो सकते हैं। तो S1 तो गलत हो गया, और S2 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो S1 असत्य, S2 सत्य, यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला के लिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सर्वाधिक गर्म भाग, इसे किससे मिलाएंगे? पूर्ण दहन का बाह्यतम भाग, ये सर्वाधिक गर्म होगा। मध्यम गर्म भाग, इसे किससे मिलाएंगे?
मध्यम गर्म भाग को मिलाएंगे आंशिक दहन का बीच का भाग। ये मिला हुआ है, सही लिखा है। और न्यूनतम गर्म भाग अनजली मोम की वाष्प का अंतरतम भाग। तो इस क्रम में ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का पहला, चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती? पहला है आयरन यानी लोहा, दूसरा है कॉपर यानी तांबा, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है एल्यूमिनियम। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तांबा यानी कॉपर अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जो धातुएं स्थित होती हैं वे तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नमक यानी साल्ट बनाती हैं, जबकि हाइड्रोजन के नीचे रखी धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि वे हाइड्रोजन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती हैं। इसीलिए तांबा जो है हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है, इसीलिए यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी सनस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि शाखन जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक हैं। ए और बी सनस्तर स्थिति जल, खनिजों एवं खाद में समृद्ध हैं। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। S1 की सही व्याख्या S2 है। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। तो मृदा में 5 सनस्तर स्थिति होती है, जैसे कि O, A, B, C और R। O सनस्तर स्थिति मृदा की शीर्ष परत से शुरू होती है और जबकि अन्य सनस्तर स्थिति इसके नीचे होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं? पहला विकल्प है यूरिया, दूसरा है फॉस्फेट, तीसरा है पीड़कनाशी और चौथा है वनस्पति अपशिष्ट। तो अपशिष्ट जल की कहानी जिसमें पढ़ाया है मैंने, उसमें ये बताया था कि मल जल में अकार्बनिक अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि अकार्बनिक अशुद्ध अकार्बनिक अशुद्धियां क्या होती हैं। तो जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध नहीं होते और जो जीवित जीवों से प्राप्त नहीं होती, अकार्बनिक अशुद्धियां कहलाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फास्फेट, नाइट्रेट और इनमें धातुएं भी शामिल हैं। तो इसमें मल जल की अकार्बनिक अशुद्धि पूछी गई है तो फास्फेट होगा। केवल बी विकल्प इसमें सही है। अब यूरिया क्या है? ये कार्बन हाइड्रोजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक है और यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक का एक उदाहरण है। तो इसके बारे में भी तो जानना आवश्यक है। जो भी विकल्प लिखे हैं सबके बारे में जानना आवश्यक है। पीड़कनाशी क्या है? यह जैविक यौगिक है जिसका उपयोग खेतों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और वनस्पति अपशिष्ट क्या है? वनस्पति अपशिष्ट मल जल में पाया जाने वाला पूर्णतः कार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पूछा गया था, इसलिए बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पौधों में लैंगिक जनन के विषय में सत्य है? लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक हैं। केवल कीट ही परागण के कारक हैं। निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है। पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है लैंगिक जनन के विषय में जो सत्य है वह बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विकल्प सही हैं।
लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक है, गलत है, क्योंकि लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि पादप एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है 2 ही पौधे आवश्यक हों। अगला लिखा है केवल कीट ही परागण के कारक हैं, ये भी गलत है, क्योंकि परागण जंतु, पक्षी, कीट, जल, वायु सभी से होता है, तो ये भी गलत है। सी में लिखा है निषेचन केवल परागण के पश्चात ही होता है, ये सही लिखा है, निषेचन परागण के पश्चात ही होता है। और पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं, ये भी सही है, सी और डी इसमें सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। पहला विकल्प है टिड्डा, दूसरा है कॉकरोच, तीसरा है घोंगा और चौथा है चींटी। तो इसमें जो भिन्न है वह है घोंगा, और यही पूछा गया है कि किसी एक को अलग कीजिए, तो घोंगा इसमें भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें पंख जैसे क्लोम होते हैं और प्रावार गुहका में उपस्थित होते हैं। घोंगे जो हैं श्वसन छिद्र से सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसीलिए ये भिन्न है। अब टिड्डा, कॉकरोच और चींटी में क्या समानता है? तो ये सभी जो हैं आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग से संबंधित है, ये तीनों टिड्डा, कॉकरोच और चींटी। और इनमें श्वास नली तंत्र होता है जो शरीर में प्रत्येक कोशिका तक सीधे ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है, तो याद रखिएगा इनके बारे में। अगला प्रश्न है केक के लिए आटा गूंदते हुए रसोइये ने 1 चुटकी ईस्ट और चीनी आटा में डाली, कुछ घंटों के लिए उसे रख कर छोड़ दिया, कुछ घंटों के बाद आटे में से खट्टी गंध क्यों आ रही है? पहला विकल्प है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, दूसरा है क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न होती है, तीसरा है क्योंकि ईस्ट में चीनी डाली गई थी और चौथा है क्योंकि लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो खट्टी गंध क्यों आ रही है ये पूछा जा रहा है, क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न हो रहा है, ईस्ट और शक्कर उसमें डाला गया है, इसीलिए उसमें खट्टी गंध आने लगती है, क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 में लिखा है धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। S2 में लिखा है धमनियों में कपाट होते हैं। अब बताना है कौन से सही है। तो धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है, ये तो सही है, लेकिन धमनियों में कपाट होते हैं ये गलत है। क्योंकि धमनियों में कपाट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हृदय से दाब इतना अधिक होता है कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकता है, इसीलिए S1 इसमें सही है, S2 गलत है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है नीचे दी गई 2 स्थितियों A और B पर विचार कीजिए। रसोई में छत के निकट दीवार पर निर्वातक पंखा लगा हुआ है। निर्वातक पंखा रसोई की खिड़की के साथ लगा हुआ है। रसोई से ऊष्मा निकालने में दोनों परिस्थितियों में कौन अधिक प्रभावी होगा? तो जो ए है वह प्रभावी होगा, क्योंकि रसोई में छत के निकट दीवार पर निर्वातक पंखा लगा हुआ है, जिसे एग्जॉस्ट कहते हैं, तो वो छत के किनारे ही लगाया जाता है, क्योंकि गर्म हवा है हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ जाएगी तो आसानी से वह बाहर निकाली जा सकती है। तो ए सही लिखा है, ए अधिक प्रभावी होगा और बी जो है वह कम प्रभावी होगा, इसलिए पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आमाप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए? पहला विकल्प है कोई परिवर्तन नहीं, दूसरा है प्रतिबिंब का आमाप घट जाएगा, तीसरा है प्रतिबिंब का आमाप बढ़ जाएगा और चौथा है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा।
तो किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आमाप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखे जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए तो प्रतिबिंब का आमाप जो है वह बढ़ जाएगा। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है ध्वनि एवं प्रकाश के संदर्भ में क्या सत्य है। पहला है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है। प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है, सही है। प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बादल गरजते हैं आप लोगों ने देखा होगा प्रकाश पहले दिखाई दे जाता है और आवाज जो है बाद में आती है, तो प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है। ए और बी सही है। ए और बी यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब तीसरा क्यों गलत है कि प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सिर्फ ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को नहीं, और इसमें लिखा है कि दोनों को आवश्यकता होती है, इसीलिए सी गलत है। ए और बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है एक सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के दो टुकड़े पड़े हैं। यदि M2 से M1 बड़ा है तो पहला विकल्प है M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है। दूसरा है M2 से M1 पर घर्षण बल कम लग रहा है। तीसरा है M1 और M2 दोनों बराबर घर्षण बल लग रहा है। और चौथा है M1 और M2 पर कार्य करता घर्षण बल 0 है। तो एक सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के दो टुकड़े हैं और M2 M1 से बड़ा है, तो M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है किसी प्लास्टिक की बोतल के मुख पर एक गुब्बारा रखा गया। बोतल गर्म जल में रखी गई और फिर ठंडे जल में रखी गई। गुब्बारे का क्या होगा। तो जब पहले गर्म जल में रखी गई तो गुब्बारा फूल जाएगा और फिर जब ठंडे जल में रखी जाएगी बोतल तो वह पिचक जाएगा। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है फ्यूज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो फ्यूज की विशेषताएं बतानी है। फ्यूज की विशेषताएं होती हैं पतला तार होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। तो इस क्रम में तीसरा विकल्प सही होगा, पतला तार, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक। तो ये ऑनलाइन वाला पेपर था। साइंस के जो भी क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।